चलिएगा, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम की। ठीक है, इसे मैं दे रहा हूं ए पॉइंट और इसे मैं दे रहा हूं बी पॉइंट। मैं आपको 2 बार क्लेम निकालना सिखाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट। सबसे पहले मुझे बताइए मेरे पास लास्ट ईयर की सेल्स क्या आई है। लास्ट ईयर्स सेल्स, तो हमारी लास्ट ईयर की सेल थी 32,50,000। लेकिन हमें यह पता है कि हमारी इस साल की जो सेल्स है वो कितने % बढ़ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है आपको कि आपकी जो करंट ईयर की सेल्स है वो आपकी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 20% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरी जो नेक्स्ट ईयर की सेल होगी इंक्रीज इन सेल्स, लीजिए 32,50,000 का 20%, 650। ये मेरे पास आ जाएगी मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स। अब मैं निकाल लूंगा जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स। अगर मैं जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल की बात करूं तो मेरी एक्सपेक्टेड सेल 39 लाख इंटू 26.15%, ये आ गया 10,19,850। ठीक है, ये राउंडेड ऑफ की वजह से आया क्योंकि अपन ने रेट को 2 डिजिट में राउंडेड ऑफ कर दिया था। अगर आप इस रेट को थोड़ा और लोगे तो ये अप्रोक्स 10,20,000 आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अपन ने रेट निकाली 850 डिवाइडेड बाय 3250। तो अगर मैं कैलकुलेटर की अब पूरी डिजिट लेकर इसको इंटू करूं 39 लाख से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,19,999.99, यानी अप्रोक्स कितना आ गया 10,20,000। ठीक है, तो अभी चूंकि मैंने 2 डिजिट राउंडेड ऑफ किया है तो 2 डिजिट राउंडेड ऑफ की वजह से थोड़ा चेंज आएगा। तो अगर आपके पास कल को ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस रेट को 3-4 डिजिट तक ले जाओ ताकि ये आपके पास सही अमाउंट आ जाएगा। यानी अभी तो मैं 39 लाख इंटू 26.15%, यहां तक की बात अब आपको समझ आ गई तो मुझे मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरी बात को एक बार फिर वापस सुनना। मैंने ये निकाला कि मेरा क्लेम यानी मेरी पॉलिसी जो जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल होनी चाहिए वो इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्स 39 लाख की सेल कर पाऊंगा और उस पर अगर मेरी ये जीपी रेट लगे तो मेरा जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल ये होगा। अब इसमें मैंने आपको एक चीज ऐड करवाई थी। क्या ऐड करवाई थी, याद है आपको? ऊपर जाओ। अनइंश्योर्ड वाला, नहीं, एडिशनल कॉस्ट, होस्ट, यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो होगी आपकी प्लस अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट आपको नजर आ रही है जो केवल इसी बार हो रही है, यानी जो पिछली बार नहीं थी और वो इस बार आई तो वही एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहलाएगी? yes. बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। मैं 3 लाख का एक लोन लूंगा
जिस पर 15% ब्याज देना पड़ेगा। वापस से देख लेना, क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, ये बोल रहा है कंपनी एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल्ड करेगी। अभी नहीं ले रखा है ये लोन, क्योंकि अभी के खर्चों में कहीं भी इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए आगे जाकर एक और फिक्स्ड खर्चा उठाने वाली है कि वो 3 लाख का एक लोन लेगी जिस पर 15% उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो वो जो 15% इंटरेस्ट है, क्या वो फिक्स्ड खर्चा है या नहीं, बताओ? क्या इंटरेस्ट का खर्चा Yes, फिक्स्ड sir. है? तो लीजिए 45,000 का खर्चा मैं ये जोड़ दूंगा। बताइए मेरा पॉलिसी अमाउंट कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया पॉलिसी अमाउंट। सर इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स पीरियड तक देना पड़ेगा क्या, जैसे पीरियडिकली होएगा क्या पूरा? क्या चीज हमें नहीं पता ना इसके, इंटरेस्ट का अमाउंट। हमें रीपेमेंट का तो कुछ पता ही नहीं है ना। अच्छा, भाई मैं तो ये बोल रहा हूं अगली बार से क्या एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, तो ये खर्चा अगले साल तो पूरा ही लगेगा ना। अगर आप लो, भाई ऐसा तो है नहीं अपन ने आज ही लोन लिया और आज ही रीपेमेंट। अगर करते तो वो इंफॉर्मेशन देता कि आपने नेक्स्ट ईयर में आप इसका कुछ हिस्सा रीपे भी कर दोगे। भाई अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये मानूंगा ना कि अगले साल मैंने जो 3 लाख का लोन लिया उस पर 15% का मेरा ब्याज और बढ़ जाएगा। तो 45,000 प्लस 10,19,850 कितना आ गया? ये मेरा पॉलिसी अमाउंट आ गया। बताइए क्या ये बात समझ आई? देखिए इकलौता एक ही क्वेश्चन है, उसी से आपको इस बात को समझना पड़ेगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपने अपनी रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल ली, अब मुझे ये देखना है कि मेरी अगले साल की सेल्स पर अगर ये रेट लगा दूं तो मेरा पॉलिसी अमाउंट क्या बनता है। तो मैंने अगले साल की एक्सपेक्टेड सेल निकाली, उस पर मैंने जीपी रेट लगा दी, तो मेरे पास एक अमाउंट आ गया। लेकिन इसमें मैं एक क्लेम और इंक्लूड करता हूं, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मैं अगले साल अगर एक लोन लूंगा तो उस पर मेरा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी जाएगा, तो वो भी मेरे पॉलिसी के अमाउंट में शामिल हो जाएगा। बी पॉइंट, वापस से हम इसको बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, दूसरी रेट को लेते हुए। बस एक ही चेंज होगा, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट। सर ये क्लियरली समझ। अभी रुक जाओ, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, मैं एक बार वापस बता दूंगा। अब देखिए सिंगल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस है नहीं, तो हमें इसी को एक बार और हम उसको समझ लेंगे। एक बार मैं ये पार्ट पूरा कर दूं। जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स, बताओ जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स क्या आएगा मेरा? 3,90,000। 39 लाख पर आप रेट चेंज कर दो, 13 लाख, सॉरी। 28.31%। ये कितना आ गया? 11,04,090 और इसमें प्लस कर दो एडिशनल कॉस्ट, तो ये हमारा पॉलिसी अमाउंट आ गया। 11,04,090 11,14,49090 49090। ये लो मेरा आंसर आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को कर लो, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैं आपको थोड़ा लॉजिक देता हूं, आप थोड़ा सा मेरी बात को एक डायग्राम से समझना, तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। बोलो, ये कर लिया? पहले कॉपी कर लिया क्या सबने? यस सर। अब है ना, इसको पूरा सिचुएशन को समझना। अब आप एक मिनट स्क्रॉल अप करना, स्क्रीन। ये लो,
यस नाउ अब मेरी बात को बिल्कुल बिल्कुल आराम से सुनोगे आप। मुझे सिंपली आप रिप्लाई करना मेरी कुछ बातों का। मुझे एक बात बताओ, अगर मिस्टर ए ये चाहते हैं कि इनके ऊपर नो एवरेज क्लॉज रहे, नो एवरेज क्लॉज, तो बताओ नो एवरेज क्लॉज के लिए इन्हें किन बातों को कंपेयर करना पड़ेगा? इसका मतलब इनका पॉलिसी अमाउंट GP on adjusted sale. या इक्वल टू, इनका पॉलिसी अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए जीपी ऑन एनुअल सेल्स। क्या यहां तक की बात सबको समझ आ गई? यस सर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि पॉलिसी अमाउंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जीपी ऑन एनुअल सेल्स के, तो मेरे ऊपर एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ जीपी ऑन एनुअल सेल्स कैसे निकलता है? इसके लिए मैं लूंगा एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट। क्या ये बात समझ में आ गई? एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ यस सर सर। अगर ये निकाल लूंगा और ये अमाउंट पॉलिसी के अमाउंट से कम होना चाहिए, यानी पॉलिसी कम से कम इतने अमाउंट की होनी चाहिए। अब आगे चलूंगा। सर इक्वल टू भी तो हो सकती है ना ये अमाउंट? वही तो मैं बोल रहा हूं, या तो इसके बराबर या इसके ज्यादा। पॉलिसी अमाउंट मैंने क्या बोला? कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो अपने आप इक्वल आ गया ना। यस सर। आ जाओ। अब मैंने बोला इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको दो बातें चाहिए, एक एनुअल सेल चाहिए और एक जीपी रेट चाहिए, तभी तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो आओ, हाँ सर एनुअल सेल्स कैसे निकालते हैं? मेरी लास्ट ईयर की सेल उठाओ और उसमें प्लस माइनस कर दो इंक्रीज या डिक्रीज एज पर ट्रेंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? हाँ यही करोगे? मैंने देखो यही किया है। मैंने सबसे पहले लास्ट ईयर की 32,50,000 की सेल उठाई और उसमें 20% इंक्रीज कर दिया, तो मुझे एनुअल सेल मिल गई। बोलो अब क्या ये पॉइंट समझ आया? सर ये सेल्स गिवन का है कुछ में? कौन सी सेल गिवन नहीं है? ये 32,50,000। ये 32,50 आपने वर्किंग नोट बना के निकाला था ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट एज अ हाँ बैलेंस सर फिगर। हाँ हमने प्रीवियस सर ईयर वो का फॉर्मेट दिखा दो एक बार, कौन सा? जो हाँ, आपने अभी बनाया है ना नो एवरेज क्लॉज वाला। ये लो। बोलो क्या अब ये समझ आ गया? मैं 39 लाख कब हाँ आया? पिछले साल की सेल्स मैंने ट्रेडिंग पी एंड एल बनाकर निकाल ली और उसमें प्लस कर दिया इंक्रीज डिक्रीज एज पर ट्रेड। क्या यहां पर अब ये पॉइंट सबको क्लियर है? बिल्कुल। हाँ सर। सर 32,50,000 में प्लस के 20% ये लास्ट ईयर की सेल्स का। हाँ, उसने बोला है ना क्वेश्चन में कि हमारी, देखो नीचे लिखी हुई है एक लाइन, कंपनी एक्सपेक्ट, पहली लाइन में ही कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी सेल करंट ईयर में 20% से बढ़ जाएगी। तो अगर लास्ट ईयर की सेल 32,50,000 आई, तो करंट ईयर में 20% जोड़ के ही तो आएगी। हाँ तो मैंने अपनी एनुअल सेल निकाल ली। बोलो यहां तक क्लियर? ये अब मुझे जीपी रेट चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा। आ जाओ। मैंने कहा जीपी रेट निकालने के दो तरीके बताए, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। मैंने कहा अब जीपी रेट ढूंढो, तो जीपी रेट का एक तरीका तो सीधा सा ये है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जो फॉर्मूला होता ही है अपना जीपी निकालने का। ये लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे पता होना चाहिए सेल वैल्यू सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस। तभी मेरे पास जीपी आता है। बोलो एग्री? यस सर। अगर ये नहीं है तो मेरे पास एक फॉर्मूला और है, नेट प्रॉफिट प्लस
स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मुझे अपने फॉर्मूले का दूसरा फैक्टर चाहिए जीपी रेट। तो जीपी रेट दो तरीकों से निकल सकती है, तो मैंने इस क्वेश्चन में यही किया। दूसरे पार्ट के लिए मैंने दो जीपी रेट निकाल ली। बताओ कहां दिक्कत है अब इसमें? या सर ये तो निकाल ली या इससे निकाल ली? आ गई बात समझ में? अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब आपने जीपी रेट भी निकाल ली और आपने एनुअल सेल्स भी निकाल ली, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पॉलिसी अमाउंट आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो मैंने यस सर। क्या किया, मैंने कहा मेरी एक्सपेक्टेड सेल है 39 लाख इनटू पहली रेट क्या ली मैंने, 26 पॉइंट कितनी थी? 15% तो बताओ क्या मैंने यही फॉर्मूला लगाया, एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट? हाँ। बताओ ये कितना आ गया था मेरा? 10,19 सर 1019,850 1019,850 आया था। बताओ यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को जब आपने लगाया और ये जो जीपी रेट लगाई, ये बेसिकली केवल दो चीजों को कवर करती है, आपके नेट प्रॉफिट को और आपके स्टैंडिंग चार्जेस को। बोलो एग्री? हाँ सर ये एनुअल। तो मेरा पॉलिसी अमाउंट इतना आ जाता। लेकिन अगर मेरे पास कोई एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग आ गई, तो मुझे इस जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल में एक बात और प्लस करनी पड़ेगी, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। यानी अब जानते हो मेरा पॉलिसी अमाउंट इन दो चीजों के बराबर होना चाहिए। आप चाहो तो फॉर्मूले को यहां पर आप एक ब्रैकेट में दिखा दो। आपके पॉलिसी अमाउंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला ये बनेगा कि आपका पॉलिसी अमाउंट बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए इन दो टोटल के। एक तो जीपी ऑन एनुअल सेल्स जो इस फॉर्मूले से निकालोगे आप, जो इस फॉर्मूले से निकालोगे, यस सर। और उसमें प्लस कर दोगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो इन दोनों के बराबर अगर आपका अमाउंट आ गया तो वही आपकी पॉलिसी का अमाउंट बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने एनुअल सेल्स पर जीपी रेट लगाई, ये फैक्टर आ गया, और उसमें प्लस कर दिया मैंने 45,000, तो मेरे पास पॉलिसी का अमाउंट आ गया। 45,000 यानी 3 लाख का 15%। अरे 45,000 क्यों लिया? 3 लाख का 15%। कॉस्ट मैंने एक नया लोन लिया 3 लाख का, जिस पर 15% ब्याज देना पड़ेगा। एडिशनल कॉस्ट का मतलब समझते हो, जो कॉस्ट प्रीवियस ईयर में नहीं लग रही थी अब लेकिन लगेगी। इस बार लगेगी। तो आप देखो, आपको जब हाँ। प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है तो उसने इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं दे रखी आपको, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओ तो लोन लोगे, और लोन लोगे तो एडिशनल कॉस्ट भी आपकी इनकर्ड हो जाएगी। सर प्रिंसिपल अमाउंट ऐड नहीं होगा साथ में? क्या चीज? पीएनएल में आप प्रिंसिपल अमाउंट कभी लिखते हो क्या? पीएनएल में सर? क्या? सर पीएनएल कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे यार, ये जीपी रेट वगैरह सब पीएनएल से ही निकल रही है, आप क्या पूछ रहे हो? ये रेट कैसे निकाली है आपने? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस यानी पीएनएल के हाँ। अमाउंट लेके ही तो निकाली है। हाँ सर। तो पीएनएल में लोन कब से आने लग गए? नहीं सर वो तो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो हम तो केवल वो अमाउंट ले रहे हैं जो हमारे खर्चे हैं। अच्छा इंटरेस्ट, हाँ सर। हम इसमें ये जो 10-19 लिया, इसमें आपने अपना एक साल का क्या लिया, प्रॉफिट, और एक साल के खर्चे। तो लोन थोड़ी जुड़ेगा, लोन का खर्चा जुड़ेगा ना यहाँ पर। हाँ कॉस्ट सर। बोलते हैं, लोन कभी कॉस्ट नहीं होती आपकी। लोन के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आपकी कॉस्ट होती है। और बताइए, ये लीजिए, ये आपका थर्ड टॉपिक था जिसमें आपको पॉलिसी का अमाउंट निकालना था। अब बात आती है हम एग्जाम में क्या करें। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिएगा, हमारे पास इसका एक सिंगल क्वेश्चन है, एक बार ही आया,
और आपके स्कैनर ने इस पार्ट को माना, उसने बोला अगर हमें ये कॉस्ट 24 लाख स्पेसिफिकली वेरिएबल नेचर की दी हुई है तो सीओजीएस जो होती है वो होती ही वेरिएबल नेचर कॉस्ट है। तो आपके स्कैनर ने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया, लेकिन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सीए इंटर के पेपर में भी आया हुआ है और बस अमाउंट चेंज थे और उन्होंने इससे सॉल्व किया है 28.31 से। तो अब देखिएगा प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करें। तो देखिए वी आर स्टडिंग सीएमए कोर्स, तो मुझे अपने स्कैनर के आंसर को फॉलो करना है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंगली जब भी आपको कोई भी वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग से दी हुई है तो आप उसे सीओजीएस मानते हुए आप इस फैक्टर को लगाकर आंसर निकाल देंगे। अगर मेरे पास ये सीओजीएस की इंफॉर्मेशन नहीं होती बल्कि मुझे सेल्स ही दे रखी होती और फिर मुझे प्रॉफिट और ये दे रखे होते तो फिर मैं इस फॉर्मूले को लगा देता। तो आपकी पहली प्रेफरेंस ये है। सर प्रेफरेंस हम इसे देंगे, लेकिन अगर इस सीओजीएस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी पर जाना पड़ेगा। ठीक है, निकाल ही नहीं सकते फिर आप। अब बताइए क्या आपको समझ आ गया पॉलिसी का अमाउंट? कल को अगर और कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आपको इसी वे में आगे बढ़ते हुए पॉलिसी का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली अब अगर मैं एक बार जरा समराइज तौर पे बात करूं तो हमारे पास इस चैप्टर में अब क्या था, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर हम एक फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर 3 तरह के क्वेश्चन में डिवाइडेड है। आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा या तो वो बनेगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का, सेकंड या वो क्वेश्चन बनेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का, या थर्ड वो क्वेश्चन बनेगा डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी का। 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन आपके पास नहीं है इसमें। स्टॉक पॉलिसी की स्टेप्स आपको ध्यान होंगी, 4 स्टेप्स मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले जीपी रेट लोगे, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आप करंट ईयर का आग लगने तक की डेट का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और उससे स्टॉक की वैल्यू को बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तीसरी स्टेप में आप अपना लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट निकालोगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास था उसमें से आपने कितनी वैल्यू का गुड्स बचा लिया और कितना बाकी का आपका नुकसान हो गया। और स्टेप 4 में आप क्लेम अमाउंट निकाल लोगे जिसमें आप देखोगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। 4 स्टेप में आपके पास लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आएगी, लेकिन उसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ाए थे जो आपको ध्यान रखने हैं। जब मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम निकालूंगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में इंडेमिनिटी पीरियड ढूंढूंगा, स्टेप नंबर 2 शॉर्ट सेल्स ढूंढूंगा, स्टेप नंबर 3 एक रेट ऑफ प्रॉफिट ढूंढूंगा जो मेरे नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग इंश्योर्ड चार्जेस को कवर करेगी। स्टेप नंबर 4 में लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। स्टेप नंबर 5 में मैं अपनी एडजस्टेड एनुअल सेल्स निकालूंगा। स्टेप नंबर 6 में उस एडजस्टेड एनुअल सेल्स पर रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करके जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स निकालूंगा। आफ्टर दैट अगर मेरे पास एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग है तो मुझे उसका भी एक क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें हम 3 में से लोअर वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस प्लस आपका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम आपने निकाला था, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। एंड देन फिर चेक कर लोगे कि अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो आपका क्लेम अमाउंट कितना होगा। देन
थर्ड कैटेगरी में चूंकि मुझे पॉलिसी अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो मेरा पॉलिसी अमाउंट 2 फैक्टर के बराबर होना चाहिए। पॉलिसी अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीपी ऑन एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। यानी अगर मेरा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा तो पॉलिसी का अमाउंट निकाल सकता हूं। जीपी ऑन एनुअल सेल्स के लिए मुझे पहले एनुअल सेल्स ढूंढनी है और फिर मुझे जीपी रेट ढूंढनी है। एनुअल सेल्स ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, लास्ट ईयर की सेल्स उठाऊंगा और उसमें इंक्रीज और डिक्रीज एज पर ट्रेंड कर दूंगा। और जीपी रेट के लिए 2 फॉर्मूले हैं, या तो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 या एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इंटू 100। एनुअल सेल्स इंटू जीपी रेट करूंगा तो मेरे पास जीपी ऑन एनुअल सेल्स आ जाएगा, और उसमें अगर मुझे इस साल कोई ऐसी एडिशनल कॉस्ट करनी पड़ी है जो पिछले सालों में नहीं थी और वो मुझे करनी पड़ रही है, तो मैं उस एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग को भी पॉलिसी अमाउंट में क्या कर लूंगा, इंक्लूड कर लूंगा, और इन दोनों के टोटल के बराबर मेरा क्या आ जाएगा, पॉलिसी अमाउंट आ जाएगा। बस 3 वैरायटी के क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में बनते हैं।